हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का मैटर इन और सराउंडिंग का सेकेंड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आज आप पढ़ेंगे सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा मैटर इन और सराउंडिंग का, जिसमें मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे, और आई होप उसमें आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा और इस लेक्चर को भी बहुत इंजॉय करेंगे। बस कंडीशन एक है कि आपको एंड तक वीडियो को देखना है और अपने हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने हैं और उनको रिवाइज भी करना होगा लेक्चर को खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हेडिंग लगा लीजिए स्टेट ऑफ मैटर, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो देखिए बेटा, हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, या कह सकते हो वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। आपको पहला स्टेट तो पता ही होगा क्या होता है, सॉलिड स्टेट, और दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा स्टेट ऑफ मैटर होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। बेटा क्या होता है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, या गैस भी कह सकते हो सिंपली। तो सबसे पहला जो आप देख पा रहे होंगे सॉलिड स्टेट है। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर, और यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल गिवन है बेटा। यहाँ पे आपको इसके ऊपर बुक दिख रही होगी, बोलिए, यहाँ पे बुक गिवन है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से टेबल गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कार गिवन है। तो ये सब क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, ये हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ इनका जो शेप है वो फिक्स्ड है। कभी भी शेप फिक्स्ड हो, चेंज ना हो बेटा, तो उसको बोलते हैं क्या, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर। हाँ, कुछ हद तक फिक्स्ड होना चाहिए, कंप्रेस करोगे वापस शेप में आ जाए, फिर कह सकते हैं कि वो भी सॉलिड है। ठीक है, तो समझ गए, ये कुछ एग्जांपल हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के। तो चलिए इस पे बेस्ड अभी हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज भी, सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टी होती सब पढ़ेंगे। बस टुकड़ा टुकड़ा रोटी खाते जाइए और एंजॉय करते जाइए। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमारा है क्या बेटा, लिक्विड स्टेट। क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं। एक तो आपको यहाँ पे वाटर दिख रहा है बच्चों, ठीक, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल्क दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पे आपको तीसरा जूस दिख रहा है। अब कुछ भी कह सकते हो, ऑरेंज जूस कह सकते हो, मिल्क शेक कह सकते हो, या हमें तो लग रहा है ऑरेंज शेक है या मैंगो शेक है, जो भी हो, हमें क्या करना, समझ गए इसके कुछ एग्जांपल्स। अब आइए पढ़ते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, और वो क्या होता है, वो है हमारा, आपको पता ही है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंजेक्शन है, उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है खाली, वहाँ पे कुछ डॉट डॉट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो क्या है, गैस के पार्टिकल्स है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गैस दिख रही है, तो इसी को बोल रहे हैं गैस के अंदर क्या होगा, एयर ही तो होगी। तो अगर मैं पूछूं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के एग्जांपल क्या होंगे, उसके अंदर हमारी एयर आ गई। इस एयर के अंदर क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, N2 नाइट्रोजन हो सकती है, और भी कई सारी गैसेस हैं, ओजोन O3 हो सकती है, या आपकी कोई एक और गैस ले लो एग्जांपल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है। क्लियर। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तभी तो आप पहचान पाओगे कौन सा मैटर सॉलिड है, कौन सा मैटर लिक्विड है, और कौन सा मैटर गैस है। इसको पहचानने के लिए आपको इन स्टेट ऑफ मैटर्स की प्रॉपर्टी को पढ़ना होगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बड़े आराम से। क्लियर। तो चलिए अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या चाहिए, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स को एग्जामाइन करना होगा। एग्जामाइन मतलब हमें उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेल में बहुत जूम करके अंदर तक देखना होगा, उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, तभी हम पहचान पाएंगे कौन सा स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है बेटा। ठीक है, इस पे बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि सारी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं आपको यहाँ पे, बोलिए स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना है, लिख के याद करिएगा बेटा। ठीक, चलिए
अब देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट की बात करें, यहाँ पे आपको एक प्लेट दिख रही है, बोलिए ये क्या दिख रही है? प्लेट। उसमें से एक छोटे से टुकड़े को काट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डीप करके देखा गया, जूम करके देखा गया, तो उनके पार्टिकल्स का कुछ ये स्ट्रक्चर मिला बेटा। कैसा मिला? ये कुछ स्ट्रक्चर मिला। ठीक, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, डॉट से। ठीक है, देखिए बेटा ये हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम इंटर पार्टिकल स्पेस है। बोलिए बच्चों, बहुत ही सटे सटे हैं, पास पास हैं, या कह सकते हो क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है बेटा। इनके बीच की जो स्पेस है, पार्टिकल्स के जो बीच की स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही कम है, लीस्ट है, तभी तो कहेंगे ये सॉलिड है बेटा। ठीक है, ये डायग्राम या कह लो आपको पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर समझ में आया, बहुत ही टाइटली पैक्ड है और क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो अब आइए पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना है। सॉलिड की बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस लीस्ट होती है, पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही मिनिमम होती है, ना के बराबर, या कह सकते हो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। क्लियर? बोलिए। चलिए, अच्छा अब पढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। खुद सोचिए, आप बताइए पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि खुद सोचिए पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, और आपको पता है एवरी पार्टिकल्स इन अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब पास पास होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बहुत मैक्सिमम होगा, क्योंकि बहुत पास पास हैं। क्लियर? समझ गए? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, या कह सकते हो इंटर पार्टिकल स्पेस इज लीस्ट। क्लियर? या उल्टा भी कह सकते हो, क्या क्या बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते करते पास आ जाते हैं, उनके इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज कर जाता है और बहुत ही कम होता है, लीस्ट होता है। समझ गए? चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। खुद सोचिए भाई, बहुत ही मिनिमम स्पेस इन दोनों के बीच में, तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, या कह लो टाइटली पैक्ड है। ठीक, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। खुद सोचिए भाई, ये इतने टाइटली पैक्ड हैं, तो क्या अपनी पोजीशन को लीव कर सकते हैं? क्या अपनी पोजीशन को लीव कर देंगे? नहीं, तो अपनी मीन पोजीशन पे ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, आगे पीछे, मगर अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेंगे। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे होना, वापस अपनी पोजीशन पे ही रहना है। समझ रहे हो? अपनी पोजीशन को लीव नहीं करना है। क्लियर? तो यहां पे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। खत्म। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स शेप होता है। बोलिए, सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। अब खुद सोचिए बेटा, इतने ठोस हैं पार्टिकल्स, इतने टाइटली पैक्ड हैं, तो इनका शेप भी कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। वो बात अलग है कि आप फोर्स लगाओगे तो उनका शेप चेंज हो जाएगा कुछ समय के लिए, या परमानेंटली भी हो सकता है, मगर वो तो आपने फोर्स लगाया ना, मगर नॉर्मली उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक, और इनके बीच की जो कहूँ डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है। बोलिए, अगर हम बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स की, वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, तो उनकी डेंसिटी भी हाई होगी। बोलिए बेटा, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इतने कम वॉल्यूम में इतना ज़्यादा पार्टिकल्स हैं बेटा, इतना ज़्यादा मास है, इसका मतलब क्या? डेंसिटी बहुत हाई है, क्योंकि पास पास है। क्लियर? चलिए अब आइए देखते हैं जरा लिक्विड को बेटा। क्या देखते हैं? जरा लिक्विड को ध्यान से देखिए। अब लिक्विड, या कह लो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी देखिए पार्टिकल्स ऐसे से येलो कलर से दिखाएं। अब देखिए कंपेयर टू सॉलिड, अगर आप देखोगे इनके पार्टिकल्स को एग्जामाइन करोगे, बोलिए थोड़ा सा वाटर ले लिया गया होगा और उसके पार्टिकल्स को क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया गया है, तो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इसके अंदर पार्टिकल्स देखिए बेटा, डॉट से मैं दिखा रहा हूँ येलो कलर से। अब यहाँ पे देखिए स्पेसेस बढ़ गई है, पार्टिकल्स के बीच की देखिए स्पेस बहुत ही बढ़ चुकी है। बोलिए बेटा, इसका मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही लूजली पैक्ड हैं, बहुत स्पेस है इनके अंदर, इसका मतलब क्या है? ये पार्टिकल्स बहुत ही लूजली पैक्ड हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें मोर देन सॉलिड होगा। सॉलिड के कंपेयर में देखिए बेटा बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर।
क्लियर, बोलिए पक्का। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन द सॉलिड। हाँ सीधी सी बात है, अरे भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इतनी दूर दूर होने के बाद वो एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। किससे कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। लीस्ट नहीं होता बेटा, सॉलिड के कंपेयर में लेस होता है, लीस्ट अभी कोई और होगा, गैस। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर बात करें यहाँ पे पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, हाँ साफ साफ दिख रहा है, इनके बीच की स्पेस इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही लूजली पैक्ड है। क्लियर, पार्टिकल्स कैन लीव देयर पोजीशन, लीव देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर या कह लो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, और जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है। तो क्या होगा भाई, दो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम है। तो भाई मतलब पार्टिकल्स फ्री टू मूव है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत कम फोर्स लगा रहा है, वो चला जाएगा, मूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स कैन लीव देयर मीन पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टेक अ वेसल, टेक द शेप ऑफ वेसल। अच्छा, अगर बात करें शेप क्या होगा लिक्विड का बेटा, तो उसका कोई शेप नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप। जिस शेप में आप ढालना चाहो ढाल सकते हो, बस उस लिक्विड को उस शेप के वेसल में पुट कर दो। यानी कि लिक्विड टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज केप्ट, आप डीप में भी लिख सकते हो पूरा, लिक्विड टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्लियर, जिस वेसल में रखोगे, जिस बर्तन में रखोगे, उसी बर्तन का शेप ले लेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए, क्योंकि ये बहुत ही लूजली पैक्ड है, खत्म। क्लियर। अच्छा, अब बात करें लेस डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत क्या है, इनके बीच की स्पेस ज़्यादा है सॉलिड के कंपेयर में। क्लियर, तो सॉलिड की डेंसिटी हाई थी, इनकी कम है। अब आइए बात करते हैं गैसेस की बेटा। सबसे उटपटे, सबसे खतरनाक कौन होते हैं, गैसेस होते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें से हमने एक छोटा सा गैस का कुछ पार्टिकल मैटर ले लिया है, और उसको जब एग्जामाइन किया, अब देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कितनी ज़्यादा है। बोलिए, ऐसा लग रहा है कि ये तो भैया गराती बराती इधर उधर टहल रहे हैं, कहीं भी चले जाएंगे। देखिए इनके बीच की जो स्पेस है, बोलिए इन पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, समझ रहे हो, और बहुत ही लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ध्यान से देखिए, ये आपका गैस है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम, दिख रहा है। अब स्पेस ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात याद रखना, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा। मैक्सिमम स्पेस है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो भाई सीधी सी बात है, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स, तो एक दूसरे को क्या ही अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्पेस ज़्यादा होगी, तो आपको पता है पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इसका मतलब यही तो है, बहुत ही लूजली पैक्ड है। और अगर लूजली पैक्ड है तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, यानी कि पार्टिकल्स फ्री टू मूव हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आप बैठे हो बेटा, और आपने कोई गैस रिलीज कर दी। कौन सी गैस, मान लो सेंट है अपने पास, सेंट कह सकते हो या डिओड्रेंट, ऐसे स्प्रे कर दिया। जब स्प्रे करोगे, मान लो आप रूम के अंदर ही बैठे हो बेटा, और दूसरी जगह पे 5 मीटर के सामने 5 मीटर की डिस्टेंस पे आपका कोई भाई बैठा है, यहाँ से आपने स्प्रे की। सोचिए ये इतने ज़्यादा फ्री टू मूव होते हैं कि यहाँ पे जो आपने डिओड्रेंट्स के पार्टिकल को स्प्रे किया है वो इतनी जल्दी मूव करते हुए स्प्रेड हो जाएगा, और आपके भाई को भी उसकी स्मेल सुंघाई देगी। बोलिए, वो भी उस ओडर को स्मेल कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही लूजली पैक्ड, क्योंकि इनके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं जिसके वजह से ये पार्टिकल बंधे रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये पार्टिकल्स बोलिए फ्री टू मूव है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे वेसल के अंदर जिस रूम में होंगे उसमें रैंडम मोशन कर रहे होंगे। नोट करिएगा, ये हमेशा मोशन में रहते हैं बेटा। क्लियर, बोलिए पक्का, चलिए समझ गए। अब क्या बात करें, टेक द शेप ऑफ वेसल, वेसल कह लो या जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाए, ओपन वेसल मत रखना, ना उड़ी जाएंगे, फैल जाएंगे सब्जी का, पूरे एनवायरनमेंट में शेप ले लेंगे।
बोलिए रूम में डालोगे तो सब जगह शेप ले लेंगे, सब जगह स्प्रेड कर जाएंगे। बोलिए क्लियर? चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, पक्का? एक बात याद रखिएगा, हाँ, और इनकी डेंसिटी लीस्ट होती है, ये तो पता ही चल गया होगा बेटा। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अच्छा, एक बात नोट करिएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपसे, मान लीजिए हमारा ये कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लो इसके अंदर हमारा क्लोज कंटेनर है, क्या क्लोज कंटेनर है, चारों तरफ से बंद है बेटा, ठीक है, क्लियर। अगर मैं कहूँ ये लिक्विड है, अगर इसके अंदर क्या भरा है, लिक्विड भरा है, तो याद रखना लिक्विड इस वेसल के वॉल पे प्रेशर इक्वली हर जगह एग्जर्ट करता है। बोलिए बोलिए, हर जगह इक्वली नहीं करेगा, ये एक बात कहना गलत है, मगर लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्लियर? बोलिए पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, ध्यान से देखिए, दूसरे कंटेनर की, मान लीजिए ये कंटेनर भी क्लोज्ड है बेटा, ठीक, और इसमें आपने गैस भरी। जैसे ही गैस भरोगे बेटा तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स तुरंत सब जगह फैल जाएंगे, क्योंकि फ्री टू मूव है, ये तो बिल्कुल फ्री टू मूव है, एकदम इनको कोई रोकने के लिए है ही नहीं, कोई डर भय है ही नहीं इसके अंदर। तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स, मैं येलो कलर से दिखाता हूँ पार्टिकल्स को, बोलिए, सब जगह स्प्रेड कर जाएंगे, और ये पार्टिकल्स भी गैस के जो होंगे क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए क्लियर? पक्का? अच्छा, एक बात और समझिएगा, अगर हम बात करें सॉलिड में, एक बात और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा बच्चों, सॉलिड के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, क्या क्या दे आर, बोलिए, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। क्या? डिफिकल्ट टू कंप्रेस। सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि खुद सोचो बेटा, इतने टाइटली पैक्ड है, आप कंप्रेस कहाँ करोगे, इनके पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है ही नहीं, आप उसको दाबोगे तो कंप्रेस ही नहीं होगा, वो टूट जाएगा। समझ गए? अगर बात करें लिक्विड की, तो लिटिल बिट क्या होते हैं, कंप्रेसिबल, थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकते हैं, लिटिल बिट कंप्रेस या कंप्रेसिबल लिख लो, जो लिखना हो। गैस की बात करें बेटा, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, क्या गैस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, बोलिए हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। बोलिए सॉलिड पे अगर आप प्रेशर लगाओगे बेटा, बहुत ज़्यादा दाबोगे, फोर्स लगाओगे या कह लो प्रेशर लगाओगे, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, तो वो कंप्रेस नहीं करेंगे ईजिली, थोड़ा बहुत होना होगा तो हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। कंप्रेस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ठीक है। इनकी कंप्रेसिबिलिटी लीस्ट है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी है, गैसेस की है। क्यों? क्योंकि भाई इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ही ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल है। गैस पे प्रेशर लगाओगे तो वो क्या होंगे, कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? बोलिए, जो डिओड्रेंट्स आप देखते हो बेटा, आपकी जो बोटल्स होती हैं डिओड्रेंट्स की, उनके अंदर गैसेस को कैसे भरा जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है। उनके अंदर प्रेशर, उस पर प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस करके, दबा करके उस बोतल में डाला जाता है, और जब आप उस बोतल को रिलीज करते हो या कह लो ओपन करते हो, स्प्रे करते हो, तो वो जो गैसेस हैं देखिए सब जगह फैल जाती हैं, अपने शेप को गेन करना चाहती हैं, फैलना चाहती हैं, मूव करना चाहती हैं इधर उधर। समझ गए? क्योंकि गैसेस का मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और आपने प्रेशर लगाया जिसकी वजह से फोर्स डिक्रीज, स्पेसेस उनके बीच का डिक्रीज कर जाएगा, तभी आप उस डिओड्रेंट की बोतल में उस गैसेस को भर सके हो, सेंट को। क्लियर? समझ गए? पक्का? अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, कैन मैटर चेंज इट स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बस आपको उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज करना होगा। क्लियर? और वो फिजिकल कंडीशन क्या हो सकती है, या तो टेम्परेचर हो सकता है या तो प्रेशर हो सकता है। क्लियर? तो चलिए एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हाँ, तो कह सकते हैं, क्या लिखना है हमको, यहां से हम कह सकते हैं यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है, या कह लो लिक्विड से गैस,
या गैस से लिक्विड, समझ गए, और सॉलिड से गैस भी बन सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मगर कंडीशन क्या है? क्या क्या करना पड़ेगा? बाय चेंजिंग दी फिजिकल कंडीशन। क्या? फिजिकल कंडीशन, आपको फिजिकल कंडीशन चेंज करनी पड़ेंगी। और वो फिजिकल कंडीशन क्या हो सकती है? ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। क्या? आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, या कह लो प्रेशर भी चेंज करना पड़ सकता है। क्लियर? इन दोनों चीज़ों की चेंज करने से आपके स्टेट ऑफ मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको पता है हमारे पास एक सॉलिड होता है, सॉलिड का एक एग्जांपल कह सकते हो आइस बेटा, ठीक है। फिर लिक्विड एज फैमिलियर वाटर, लिक्विड को जनरली हम किससे फैमिलियर है? वाटर कहते हैं ना, लिक्विड है। और गैस एज वाटर वेपर, या उसी को कह सकते हैं स्टीम। क्या कह सकते हैं? स्टीम, ठीक है। गैस का मतलब वाटर वेपर होता है, या कह लो स्टीम होता है, ठीक है। जब आप अपने घर में लिक्विड या कह लो वाटर को रखते हो फ्रीजर में, तो क्या बन जाता है? देखिए, वो सॉलिड बन जाता है, या कह लो आइस बन जाता है। क्लियर? और या बर्फ़ को जब आप अपने घर में बर्तन में रख देते हो और उसको हीट करते हो, तो क्या करता है? वो मेल्ट होने लगता है और वाटर बन जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। क्लियर? या आप ऐसे भी कह सकते हो, प्रेशर का कहाँ रोल आएगा? अब अगर आप गैस पे प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विफाइड हो जाती है। बोलिए, जो गैसेस होती हैं, आपने सुना होगा ना, जैसे गैस है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो आपने नाइट्रोजन गैस भी सुना होगा, और लिक्विड नाइट्रोजन भी तो आती है। अब वो कैसे बनी होगी लिक्विड नाइट्रोजन? उस गैस को, नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस किया गया होगा, उस पर प्रेशर लगाया गया होगा, जिसकी वजह से वो उसके पार्टिकल्स पास आ गए, और पास आने के साथ साथ ही वो लिक्विफाइड हो गए, इतने पास आ गए कि लिक्विड बन गए। क्लियर? बोलिए, पक्का समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे फिजिकल कंडीशन कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकती हैं, आइए अब पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा सा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज से क्या इफेक्ट होगा, आइए बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नोट करिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोलिए। अच्छा बच्चों, ये बताइए कैसा लग रहा हूँ? आज स्मार्ट लग रहा हूँ? क्या लगना ही चाहिए, आपके टीचर हैं। बोलिए। चलिए, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर के वजह से? तो बेटा, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ जाएगी, वो मोशन में आ जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा। और मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और उनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे पास आइस है बेटा, देखिए लेफ्ट डायग्राम क्या दिख रहा है? आइस है। फिर इस आइस को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? देखिए, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किस में? बोलिए। पहले तो लिक्विड में बेटा, किस में कह सकते हो? आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट किया गया होगा, ठीक। बोलिए। फिर इस वाटर को जब फिर हीट किया गया, और हीट किया गया, इसको बॉईल करने लगे, तो क्या बन गया होगा? स्टीम बन गई होगी, ठीक है। या कह सकते हो गैस बन गया है, वाटर वेपर्स बन गए हैं। बोलिए, बोलिए, क्या बन गया है? वाटर वेपर बन गया है। समझ गए? वैप मतलब वेपर, ठीक, पक्का? क्लियर? अच्छा, एक बात नोट करिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप हीट कर रहे हो, तभी ये प्रक्रिया हो रही है। क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, ठीक है। और हीट करने से क्या हो रहा है? बोलिए। हीट करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बोलिए बच्चों, टेम्परेचर अपवर्ड एरो मेरा हमेशा क्या बताएगा? नोट करिएगा, अपवर्ड एरो इंक्रीज कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इसी का जब डाउनवर्ड एरो लिखता तो डिक्रीज। ये लेक्चर में सीख लो बेटा हमसे ये चीज, ठीक है, हमेशा यूज करूंगा इसी तरह। फिर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? बोलिए। उससे क्या होगा? मेल्टिंग होने लगेगी। मेल्टिंग यानी कि क्या होगा? पहले तो मेल्टिंग होगी, और मेल्टिंग होगी तो क्या होगा? बोलिए। बर्फ से या कह लो आइस से वाटर बन जाएगा। क्लियर? फिर मेल्टिंग, आइस बन जाएगा। फिर आइस के बाद क्या होगा? सॉरी,
आई से वाटर बन जाएगा, तो ये क्या हुई, मेल्टिंग हुई। फिर जो वाटर बना है उसको फिर हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, बोलिए वेपराइजेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, वेपराइजेशन, जिससे वेपर्स बनेंगे, गैस बनेगी। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, बोलिए मेल्टिंग हो रहा है। फिर मेल्टिंग के बाद बच्चों क्या हो रहा है, बोलिए वेपराइजेशन। ये सब आपने कुछ छोटा मोटा तो पढ़ा ही होगा, वेपराइजेशन अभी आगे पढ़ोगे सब, ठीक है, डिटेल में, पक्का, बोलिए क्लियर। अरे आइस से वाटर बनना इसको बोलते हैं मेल्टिंग, वाटर से स्टीम बनना इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर्स बन रहे हैं, खत्म बात। क्लियर। अच्छा बेटा, अब आइए पढ़ते हैं कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लिखने जा रहा हूं। क्या, अगर हम कहें, बात करें टेम्परेचर की, तो ध्यान से देखिए, लिखते चलिएगा। टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे, अपवर्ड एरो से बोल रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मैंने बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बोलिए वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी, जिसके वजह से क्या होगा भाई, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई है, और किसी के पास भी एनर्जी आएगी तो वो भैया रुकेगा नहीं, हिलता डुलता रहेगा। आप भी खुद सोचिए, अगर आप खूब ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी अलग होती है, खूब दबा के खेलते हो ग्राउंड पे, खूब मूव करते हो, उसका मतलब क्या है, तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी किसी के पास आएगी तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगी तो वो मोशन करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आने से क्या होगा बेटा, मोशन ऑफ, बोलिए पार्टिकल्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। और पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, खुद सोचिए, पार्टिकल्स मूव करने लगे तो उनके बीच की स्पेस बढ़ेगी, तो क्या कहोगे, बोलिए इंटर स्पेस, या कह लो इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगी बच्चों, बोलिए इंक्रीज करेगी। इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बोलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। अरे पार्टिकल दूर दूर हो गए तो उनके बीच का फोर्स डिक्रीज करेगा, कम अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कहोगे, ये सब होने की वजह से चेंज ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट होगा। और ये किसकी वजह से हुआ है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, या कह लो टेम्परेचर के चेंज करने से। क्लियर, बोलो बच्चों, बोलो, बोलिए बोलिए, पक्का समझ गए। इसी का उल्टा करना होगा तो क्या करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, तो भैया क्या होगा, गैस से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से सॉलिड बनता है, आइस, ठीक है, ये सब उसका उल्टा हो जाएगा, और सारी बातें रिवर्स कर देना। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, मोशन पार्टिकल का डिक्रीज करेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस वो डिक्रीज करेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो भैया चेंज ऑफ स्टेट होगा। इसका उल्टा भी कह सकते थे, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे, मैंने तो इंक्रीज होकर समझाया है। क्लियर, बोलिए। अच्छा, अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट होगा। अब ये चेंज ऑफ स्टेट कैसे हो रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, आइस है जो कि एक सॉलिड है, फिर सॉलिड या कह लो आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है बेटा, ठीक। फिर वाटर या कह लो लिक्विड से क्या बन रहा है, स्टीम बन रहा है, या कह लो वाटर वेपर बन रहा है, ठीक है, जो कि गैस है। वेपर को मैं VAP से दिखाता हूँ, ठीक। समझ गए, इतना डिटेल में समझा दिया है कि बुद्धि खुल गई होगी। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए अब आइए पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। भाई टेम्परेचर के चेंज होने से तो आप देख लिए कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज हो रहा है। अब आइए पढ़ते हैं चेंज ऑफ प्रेशर से क्या होगा। आइए ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही बोलिए आप यहाँ से देखिए ऐसे मूव कर रहे हो, ये ऐसे बोलिए लेफ्ट से राइट देख रहे हो, तो बेटा क्या हो रहा है, प्रेशर की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है। क्या, प्रेशर इंक्रीज करते करते बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट केस में देखिए आपके पास गैस थी बेटा, गैस पे पिस्टन लगाया गया है, उसको दाबा जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है। भाई प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। अपवर्ड एरो क्या बता रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहे हो।
ठीक है बेटा, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। बोलिए मेरे साथ, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? पहले ये बताओ। आप कंप्रेशन कर रहे हो या कह लो कंप्रेस कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, यानी कि पार्टिकल्स को पास ला रहे हो, उनके इंटरमॉलिक्यूलर या कह लो इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज होगी, वो पास आ जाएंगे और उनके बीच का फोर्स इंक्रीज करेगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर? तो देखिए बेटा, जैसे ही आपने गैस पे लगाया, बोलिए गैस पे लगाया प्रेशर, देखिए पिस्टन लगाया यहाँ पे, देखिए ये पिस्टन दिख रहा है आपको। बोलिए सबसे पहला डायग्राम, इस पे प्रेशर लगाया या कह लो कंप्रेस किया, तो क्या बन गया? गैस से लिक्विड बन गया। फिर इस लिक्विड पे और प्रेशर लगाया, देखिए पिस्टन की वैल्यू और नीचे दाब दी गई है, और दबा रहे हैं नीचे की तरफ, तो क्या हो गया? लिक्विड से सॉलिड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया। देखिए बोलिए लिक्विड से सॉलिड बन गया। इसका मतलब क्या है? प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। बोलिए पक्का? अब कैसे हो रहा है, चलिए इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, और लिखना ही तो जरूरी है। पहले इसको पढ़िए। बाय अप्लाइंग द प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन बी ब्रॉट टू क्लोज टू ईच अदर, पास आ सकते हैं। क्लियर? तो इसको लिखते हैं ध्यान से, हमारी भाषा में ध्यान से सुनिए। अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा? इंटर पार्टिकल, बोलिए इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, उनको कंप्रेस किया जा रहा है, डिक्रीज होगा, जिसके वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ, बोलिए अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ठीक है, बोलिए। और क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट होगा। तो ध्यान से बेटिया देखिए, जब गैस को कंप्रेस किया गया तो लिक्विड बन रहा है, तो खुद सोचिए प्रेशर इंक्रीज करो, मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो गैस से वापस किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा। हाँ या ना? बोलो। फिर लिक्विड को भी कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड की प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि वहां पे तो देखिए उसको और कंप्रेस करोगे तो उनके बीच का पार्टिकल और डिक्रीज करेगा, स्पेस उनके बीच की। तो बोलिए, तो इसका मतलब क्या है? वो सॉलिड बन जाएंगे। क्लियर? समझ के बहुत अच्छे समझा दिया मैंने। आगे बढ़े, चलिए अब आइए पढ़ते हैं ये स्टेट चेंज कौन से चीज से कहां हो सकता है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, पहला चीज तो बच्चों, एक तो आपको यहां पे गैस दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रही है? गैस दिख रही होगी। फिर एक लिक्विड दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको सॉलिड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सॉलिड, या कह सकते हो आइस या बर्फ, जो भी कहना चाहो। गैस को यहाँ पे क्लाउड से दिखाया गया जहाँ तक, या कोई भी एयर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हैं। पहला टर्म है जो आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क करता हूँ सबसे पहले। सबसे पहला टर्म वेपराइजेशन। अब देखिए वेपराइजेशन क्या होता है पहले समझिए बेटा। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा ध्यान से। मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, सब कुछ बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। बहुत ही बेसिक बातें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है? बोलिए एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है? बोलिए लिक्विड से गैस की तरफ है एरो। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड से क्या चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। खुद सोचिए, वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस में चेंज होना। तो वेपराइजेशन क्या है? इट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। फिर सुनिएगा, इट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। बेटा लिक्विड से गैस में बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, या आप कुछ हद तक इवेपोरेशन भी बोल सकते हो। क्लियर? बोलिए मेरे साथ बच्चों जल्दी से। भाई वाटर को हीट करोगे तो क्या बनता है? बोलिए वाटर वेपर्स बनते हैं, यानी कि लिक्विड से गैस बन रहा है, और इसी को बोलते हैं वेपराइजेशन। तो व्हाट इज वेपराइजेशन समझ गए? बोलिए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ये भी बोल सकते हो। क्लियर? अच्छा पक्का। और वेपराइजेशन कब होगा? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ये बात याद रखना भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है? क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, वाटर वेपर बनेगा। क्लियर? अच्छा अब आइए पढ़ते हैं इसी का उल्टा, जो हम बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन बेटा,
ठीक है। अब इस बार देखिए एरो पलट गया है। गैस से वापस लिक्विड में लाना, गैस से वापस लिक्विड में लाना उसको क्या बोलते हैं? बोलिए कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, या इसी का दूसरा नाम लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं। क्या? कंडेंसेशन का दूसरा नाम बच्चों लिक्विफैक्शन भी होता है। मैं लिख देता हूं लिक्विफैक्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कंडेंसेशन भी। कंडेंसेशन इसका मतलब क्या है? कंडेंसेशन का मतलब क्या है? गैस से लिक्विड में आना, तो यानी कि गैस के पार्टिकल को कंडेंस कर दिया, उसको कूल करोगे, जो आपकी वार्म गैसेज हैं उनको जब कूल करोगे तो वो वापस किस में आ जाएंगी? लिक्विड में आ जाएंगी। और ये आपने अपने घर पे देखा भी होगा, जब आपकी मम्मी बॉईल करती हैं वाटर को या मिल्क को और उसके ऊपर जब प्लेट रखती हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, आपने देखा होगा जब प्लेट हटाते हो तो उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, क्योंकि अंदर जो गैस बनी थी प्लेट के अंदर, वेसल के अंदर, ठीक है, और धीरे धीरे जब वो गैस कूल हुई हैं तो उस प्लेट के ऊपर, इनसाइड प्लेट के ऊपर चिपक जाती हैं। आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कूल होता है तो गैस वापस लिक्विड में आने की कोशिश करती हैं, और इसी को बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। क्लियर? तो व्हाट इज कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन? बोलिए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। क्लियर? पक्का? बोलिए। या ये बोल सकते हो द प्रोसेस बाय विच द गैस चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। क्लियर? और ये कब होता है? जब टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हो, कूल करते हो। ये टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा कंडेंसेशन के लिए। क्लियर? अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, मेल्टिंग क्या होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरो कैसे जा रहा है? लिक्विड से, बोलिए सॉलिड से किसकी तरफ है एरो? लिक्विड की तरफ। यानी कि सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, गल गया। इसी को तो बोलते हैं, जैसे आपने घर की प्लास्टिक होती है, बोलिए कैसा होता है? सॉलिड होता है। उसको जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? वो मेल्ट होने लगता है ना, ऐसा लगता है वो लिक्विड बन रहा है। इसी तरह आप आइस का भी एग्जांपल ले सकते हो। आइस को भी जब नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो, या कह लो बोलो वेसल में हीट कर दो, तो आइस से क्या बनता है? लिक्विड बनता है। और इसी को बोलते हैं क्या? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है बच्चों? बोलिए मेरे साथ, क्या होता है मेल्टिंग? मेल्टिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड स्टेट चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। क्लियर? या ये बोल सकते हो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। क्लियर? और ये कब होता है? जब आप हीट करते हो या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। बोलिए, पक्का समझ गए? फ्रीजिंग क्या होता है? इसी का उल्टा बेटा, लिक्विड स्टेट से, देखिए ध्यान से, लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड में आ जाए उसको क्या बोलते हैं? बोलिए फ्रीजिंग। कहते हैं जमना, पानी जम गया, बर्फ बन गया है, इसी को तो बोल रहे हैं फ्रीजिंग। क्लियर? बोलिए, पक्का? तो देखिए अब आइए पढ़ते हैं फ्रीजिंग क्या होता है। ठीक, अब देखिए बेटा फ्रीजिंग क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं तो इट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्टेट चेंजेस टू सॉलिड स्टेट, ये लिख सकते हो, या स्टेट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर? और ये कब होगा? जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। फ्रीजर में रखते हो तो क्या होता है? बोलिए, पानी को जब फ्रीजर में रखते हो तो क्या होता है? लिक्विड से आइस बन जाता है, या कह लो सॉलिड बन जाता है। तो क्या हो रहा है? फ्रीजर में रखने से क्या होता है? उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्लियर? वो वाटर अपने हीट एनर्जी को लूज कर देता है और वो ठंडा होते होते क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। क्लियर? तो फ्रीजिंग में नोट कर लो बेटा, फ्रीजिंग में भी टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। डिक्रीज यानी कि डाउनवर्ड एरो दिखा दे रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं क्या? बोलिए, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं, पहले पढ़ते हैं क्या? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए बेटा, सॉलिड से एरो जा रहा है गैस की तरफ, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए। एक तो तरीका आपने देखा था अभी, सॉलिड को हीट करते थे या कह लो बर्फ को हीट करते थे तो क्या होता था? लिक्विड बनता था, वाटर बनता था, फिर उसको फिर हीट करते थे तो गैस बनता था, वाटर वेपर। मगर अगर सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाए? बोलिए, गैस बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सब्लिमेशन के एग्जाम्पल नोट करिए बेटा, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि सब्लिमेशन कहाँ दिखता है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सब्लिमेशन आपने पहली बार सुना होगा ना, फिनेप्थलीन बॉल, या जो कपूर होते हैं आपके घर के, क्या
कपूर्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैम्फर, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, माफ़ करिएगा, इसके लिए मत करिएगा। पहला कपूर हो गया, या उसी को कैम्फर बोलते हैं। और फिनेप्थलीन बॉल, क्या फिनेप्थलीन, भैया माफ़ करना, जो आपके घर के रहते हैं फिनाइल की गोली जिसको बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, फिनेप्थलीन बॉल। क्लियर, ठीक है। उसको देखा होगा ना, धीरे धीरे टॉयलेट्स में डालते हैं तो क्या होता है, उसका जो सॉलिड से गैस में चेंज होता है, गायब हो जाता है, आपने देखा नहीं होगा। या कपूर को भी देख लो, हमेशा बंद करके रखते हैं। बोलिए, अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, सॉलिड से गैस बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर, तो सब्लिमेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सॉलिड स्टेट चेंजेस टू गैसियस स्टेट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, डिपोजिशन क्या होता है, आइए, डिपोजिशन क्या होता है, गैस से वापस सॉलिड में आना, इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर, ठीक। तो डिपोजिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द गैस चेंजेस टू सॉलिड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। क्लियर, पक्का समझ गए? अच्छा, बढ़े अब आगे। देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब ये है तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड से गैस भी बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, गैस से सॉलिड भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ये सब। क्लियर, बोलिए प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आइए पढ़ते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन का मतलब, या कह सकते हो इसको सिंपली आप वेपराइजेशन भी थोड़ा बहुत कह सकते हो, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्टेट चेंजेस टू गैस स्टेट, या कह सकते हो वाटर से वेपर्स बनना, वाटर से वाटर वेपर बनना, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। मगर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आपसे देख पा रहे होगे डायग्राम में बच्चों, क्या दिख रहा है, बोलिए। ये ब्लू कलर का आपको यहाँ पे देखिए वाटर दिख रहा है, ठीक। और जो इवेपोरेशन होता है बेटा, ये वाटर के सिर्फ सरफेस पे होता है, नोट करिएगा। पहली बात तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है इवेपोरेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि देखिए सरफेस पे सिर्फ जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस के लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ वही लिक्विड से गैस बनेंगे बेटा। जो अंदर के जो होंगे, बोलिए, जो अंदर वाले पार्टिकल्स होंगे, जो अंदर देखिए, वो वेपर्स नहीं बनाएंगे, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, वो लिक्विड से गैस में नहीं आएंगे। इवेपोरेशन के केस में सिर्फ सरफेस का फिनोमिना होता है, यानी कि सरफेस के जो क्या होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वही गैस पार्टिकल्स में चेंज होंगे। क्लियर, कैसे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे समझाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखिए भाई। यहाँ से सूरज आया, हीट आ रही होगी, बोलिए क्या होगा, हीट होगा तो यहाँ के पार्टिकल्स देखिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटा। तो वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के वजह से वो क्या करेंगे, आपको बताया था अभी जस्ट मैंने, सॉलिड से लिक्विड बनते थे, फिर लिक्विड से वेपर बनते थे कि नहीं बनते थे? क्लियर, बोलिए पक्का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपसे, इवेपोरेशन सिंपली पूछ सकते हैं, और साथ में आपको डिफरेंशिएट करने को भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग से डिफरेंशिएट करो, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो जरा लिखते हैं इनको, एक तरफ हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट तरफ, और राइट तरफ लिख लीजिए बॉइलिंग क्या होती है। जगह तो कम है इसलिए अब ऐसे ही लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए इवेपोरेशन, अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन की, तो यहां पे जो वेपराइजेशन होता है वो सिर्फ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एट सरफेस, सिर्फ सरफेस पे होता है, पहली बात। चलिए उससे एक और बात याद रखिएगा, जो वेपराइजेशन होता है यहाँ पे, देखिए दोनों केस में, बॉइलिंग में भी और इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है, वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, यानी कि लिक्विड से गैस हो रहा है, पहली बात तो दोनों में वेपराइजेशन हो रहा है, दोनों में वेपराइजेशन हो रहा है। मगर नोट करने वाली क्या है बात, अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, तो वहां पे जो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, जो वेपराइजेशन हो रहा है, बोलिए वेपराइजेशन, बोलिए, वो
सिर्फ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड हो रहा है, लिक्विड LIQ का मतलब है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। बोलिए समझ गए? क्लियर? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है। खुद सोचिए भाई, सूरज के वजह से हो रहा है ना, देखिए सन के वजह से जो हीट आई है, बोलिए भाई उसका टेम्परेचर इतना थोड़ी ना होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ही होगा इवेपोरेशन। घर में देखिए पोछा मारती मम्मी, बोलिए गर्मियों में एकदम आराम से सूख जाता है, बोलिए तो उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अगर बात करें जरा बॉइलिंग की, तो यहाँ पे वेपराइजेशन कैसे हो रहा है? यहाँ पे वेपराइजेशन, स्पेलिंग भैया माफ़ करना गलती हो जाए तो, वेपराइजेशन बोलिए ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड का अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का अपना क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉइल करता है, यानी कि सोचो 100 डिग्री के टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग के केस में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? बॉइलिंग कहाँ पे होती है? सिर्फ गिवन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, बोलिए। और हर एक लिक्विड का अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। समझ में आई की बात यही? बोलिए, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, और बॉइलिंग में एट बॉइलिंग पॉइंट, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होती है। ठीक है, तुम कह सकते हैं अकर एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, और यहां की बात करें अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, देखिए बच्चों, अब आइए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं एक और। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे वही लिक्विड से गैस बनेंगे। ठीक है, तो कहोगे यहां से सरफेस फिनोमिना है, फिनोमिनन। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पे किसकी, बॉइलिंग की बच्चों, तो कहोगे ये क्या है? एक बल्क फिनोमिना है। बल्क यानी कि पूरा एंटायर मास जो लिक्विड होगा पूरा का पूरा वो बॉइल होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स वेपर्स बनेंगे। क्लियर? तो इसी को, इसीलिए इसको बोल रहे हैं बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब एंटायर मास, बल्क फिनोमिना। ठीक है, क्लियर? समझ गए? पक्का? अच्छा, इवेपोरेशन क्या है? बोलिए स्लो प्रोसेस है, और भी लिख लो भैया, स्लो लिख लो बस, खत्म। और ये बात करें बॉइलिंग क्या है? फास्ट है। ठीक, बोलिए पक्का? समझ गए? चलिए अब देखिए, आइए पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखिए। पहला तो सरफेस एरिया है बच्चों, जो आपको दिख रहा होगा। दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा ह्यूमिडिटी है, और आपको यहाँ पे विंड स्पीड भी दिख रही होगी। ठीक, चलिए अब आइए पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है सरफेस एरिया। कैसे सरफेस एरिया इवेपोरेशन को चेंज कर सकता है? देखिए, अब खुद सोचिए, मान लीजिए आपका जो सरफेस ऑफ लिक्विड है कम है, उसका एरिया कम है। ठीक, तो उस केस में इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है ना। खुद सोचिए, देखिए बेटा, अगर आपको इवेपोरेशन ज़्यादा करना है तो आपको ऐसा वेसल लेना होगा जिसका सरफेस ज़्यादा हो, भले वो डीप ना हो। जैसे देखिए गिलास क्या है, बहुत डीप होता है। अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल गिलास होते हैं, क्लियर, मान लीजिए उसमें 200 ml पानी आ रहा है, ठीक है, तो आप गिलास में रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया देखिए, ऊपर से देखोगे सिर्फ इतना छोटा सा सरफेस एरिया मिलेगा, गोल सा। मगर आप उसी को, अगर उस अमाउंट ऑफ वाटर को, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को 200 या कह लो 250 ml वाटर को उस गिलास से निकाल करके अपने प्लेट में रख देते हो, तो देखिए वो लिक्विड फैल गया, उसका एरिया बढ़ गया है। और एरिया बढ़ने से क्या होगा, सब तरफ से, कई सारी तरफ से हीट रेज आएंगी और उसको इवेपोरेट करेंगी, तो इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? तुम कह सकते हैं एरिया को इंक्रीज करोगे, या कह लो सरफेस एरिया को, बेटा नोट करना, सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, पक्का समझ गए? बोलिए
क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हीट मिलेगी। क्लियर? और जो अंदर वाले होते हैं वो तो वैसे भी नहीं करेंगे इवेपोरेशन, आपको पता ही, सिर्फ सरफेस वाले करते हैं। तो सरफेस बढ़ा दीजिए लिक्विड का तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। अब आइए पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा भाई? अभी बताया मैंने आपको, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो, पहले भी बताया था, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या करेगी? बोलिए, इंक्रीज करेगी। अपवर्ड एरो क्या बता रहा है? इंक्रीज करेगी। फिर क्या होगा? इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। बोलिए, जल्दी जल्दी पार्टिकल अपने पोजीशन को लीव करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? बोलिए। अच्छा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन अ एयर। अगर मान लो बहुत नमीदार एयर है, नमी मतलब उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, चिपचिपाहटपन। और ये तब होता है जब बारिश हो जाती है और फिर धूप निकलती है। बोलिए, कहते नहीं चिपचिपापन हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। क्लियर? और पहले से ही खुद सोचिए, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है तो भाई इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। पहले ये बात समझिए, पहले लिखते हैं। बोलिए, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज है इसका मतलब क्या है? मॉइस्चर इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है? मॉइस्चर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। क्या है? पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? बोलो बेटा। इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। खुद सोचिए, सरफेस ऑफ वाटर, बोलिए सरफेस ऑफ वाटर से, बोलिए या कह लो सरफेस ऑफ वाटर से जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड से गैस में आना चाहते हैं, और गैस में पहले से ही वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वो क्यों आएंगे? तो इसलिए इवेपोरेशन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, तो हम कह सकते हैं विंड स्पीड की बात करें अगर, तो ध्यान से देखिए, विंड स्पीड इंक्रीज करोगे, इंक्रीज तुम नहीं करोगे, मान लो हो गई, हवा चलने लगी, तो क्या होगा? इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? अभी बताते हैं। मान लीजिए आपका कोई सरफेस ऑफ वाटर है, वहां पे हीट गिरी, वो पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? अपने वेपर्स फॉर्म में आएगा, गैस बनना चाहेगा। गैस बनेगा कब? बोलिए, गैस बनना चाहेगा अगर इस विंड की स्पीड बढ़ गई। देखिए, वो गैस बनने ही वाला है, समय लग रहा है, बनेगा, लिक्विड से गैस में आ रहा है। और अगर हवा चल जाए तो तुरंत वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड से गैस बनने जा रहा है, तुरंत वो गैस को पकड़ करके विंड ले जाएगी अपने साथ, और तुरंत फिर से दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? लिक्विड से फिर गैस बनेगा, फिर विंड आई उसको ले जाएगी। जितनी जल्दी विंड कैरी करेगी इस वेपर को, उसके वजह से इवेपोरेशन भी तो इंक्रीज करेगा। क्लियर? यानी कि विंड की स्पीड से इवेपोरेशन की स्पीड भी इंक्रीज कर रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से में बन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है। चलिए देखिए, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? कैसे इवेपोरेशन कॉज करता है कूलिंग को? खुद सोचिए। जैसे इवेपोरेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, स्वेटिंग से कंपेयर करो जरा, थोड़ी देर के लिए इवेपोरेशन को स्वेटिंग से कंपेयर करो। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब आप बहुत ज़्यादा क्या करते हो, वर्क करते हो, तो आपकी बॉडी हीट होती है। उस हीट को बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है? उस हीट एनर्जी को यूज करके आपके बॉडी से जो वाटर होता है उसको स्वेट बनाती है। क्या बनाती है? वेपर बनाती है। बोलिए, क्या बनाती है? वेपर बनाने की कोशिश करती है। तो लिक्विड से वेपर बन रहा है, स्वेट बन रहा है। इससे क्या होता है? आपने देखा होगा, गर्म होने के बाद आप ठंडा महसूस करते हो। जब आप स्वेटिंग करते हो, खेल के आने के बाद आप क्या होते हो? बोलिए, आपकी बॉडी हीट हो जाती है। उस हीट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आपको आराम पहुंचाने के लिए, आपकी बॉडी लिक्विड जो आपके अंदर होता है वाटर, उसको वेपर बनाती है या कह लो स्वेट बनाती है, जिससे आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्योंकि वो एनर्जी किसमें यूज हो गई है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? उसी तरह इवेपोरेशन भी कूलिंग इफेक्ट देता है एनवायरनमेंट में। मैंने तो बॉडी की बात की तो स्वेटिंग हो गई, इसी तरह एनवायरनमेंट में भी बोलिए
कूलिंग इफेक्ट देता है। क्लियर? इवेपोरेशन होने से क्या होता है, मान लो, सुनिए बेटा, सुनिए, अब एक बात सुनिए, मान लीजिए पहले से ही बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ही ज़्यादा हीट है बेटा, अपना एनवायरनमेंट बहुत ही गर्म है, और मान लो बारिश होती है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। कैसे भाई? जो वार्म है एनवायरनमेंट, सारी ज़मीनें गर्म हैं, उस पर जब वाटर गिरेगा तो वो वाटर गिरने के वजह से, बोलिए, जो भी हीट एनर्जी होगी एनवायरनमेंट की, वो किस में यूज़ होगी? इन द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू गैस, या कह लो वेपर्स, और वो एनर्जी यूज हो गई है, एनवायरनमेंट से खत्म हो गई है, तो उससे क्या होगा? एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, पक्का? ठीक है, तो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या, द हीट एनर्जी, मैं लिखूं हीट एनर्जी ऑफ environment is used to convert, बोलिए, used to convert, एक सेकेंड, convert, बोलिए, लिक्विड, या कह लो वाटर टू, लिख लो वाटर, यानी कि लिक्विड भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, टू वेपर्स, या वाटर वेपर भी लिख सकते हो। जिससे क्या होगा, वो एनर्जी यूज हो गई है, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एनवायरनमेंट की, जिसके वजह से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। समझ गए? तो इससे क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्लियर? तो आप समझा सकते हो, क्या आप अपने एग्जाम में इसका आंसर लिख सकते हो, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? बोलिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए, एक तो पिक्चर दिख रही है, इसमें देखिए राम कुमार भैया, राम कुमार समझ लो आप ही हो, आपका नाम राम कुमार है। ऐसे देखो, सीनरी में बढ़िया है ना, कि बढ़िया जूस वूस लेके बैठे हैं गर्मी में, कि गर्मी मना रहे हैं नदी के किनारे, सॉरी नदी नहीं है, कह सकते हैं पॉन्ड है, या इनका स्विमिंग पूल है, एकदम बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन है पहला, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर? समर में कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या है? देखिए बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही लिखा है, ठीक, ताकि टाइम ना लगे लिखने में। देखिए, पढ़िए, रीड करिए। कॉटन ईजिली एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम द बॉडी। पहली बात, टेरिकॉट जो कपड़े होते हैं उसके कंपैरिजन में जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्प्शन जल्दी करते हैं। कभी आप पोछा मारिए टेरिकॉट के कपड़े से, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी को दर दर फैलाएगा, मगर अगर आप कॉटन के कपड़े से पोछा मारोगे, रब करोगे अपनी ज़मीन को, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर होल्ड कर लेती है। क्लियर? ठीक है, तो क्या कह रहा है, कॉटन ईजिली एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से स्वेट निकल रहा है, पसीना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन। ठीक, तो क्या होगा, कॉटन क्लोथ्स हैव फाइन थ्रेड विच इजिली अलाउ एयर टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो देखिए बेटा, कॉटन के जो क्लोथ होते हैं उनमें जो क्या होता है, क्लोथ्स होते हैं हैव फाइन थ्रेड, उनके जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, फाइन होते हैं, विच ईजिली अलाउ एयर टू पास थ्रू इट, और उसमें से एयर बड़े आराम से ईजिली पास कर सकती है, और ईजिली पास करेगी एयर, तो क्या होगा, बोलिए, व्हेन कंपेयर टू वुलन क्लोथ, वुलन के कंपैरिजन में, बोलिए, इनके जो थ्रेड्स होते हैं फाइन होते हैं, और उसमें से एयर ईजिली पास कर सकती है एज कंपेयर टू वुलन क्लोथ। तो क्या होगा, विथ मोर एयर फ्लोइंग, एयर का फ्लो ज़्यादा होगा, मैंने भी बताया था, विंड की स्पीड बढ़ेगी, उसी तरह एयर फ्लो ज़्यादा होगा, तो क्या करोगे, थ्रो द क्लोथ्स द स्वेट्स फ्रॉम द बॉडी एंड क्लोथ्स गेट इवेपोरेटेड ईजिली लीव्स द कूलिंग इफेक्ट, बड़े आराम से इवेपोरेट हो जाएंगे। क्लियर? और कूलिंग इफेक्ट देंगे। बात ये समझ में आई कि नहीं? क्लियर? पक्का? चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है वो इधर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब भी कोई ठंडा पानी का ग्लास आप अपने घर के रूम टेम्परेचर पर रखते हो, तो आपने देखा होगा 10-15 मिनट बाद क्या होता है, उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है, समझिए मेरी बात, मान लीजिए ये आपका वाटर का ग्लास है बेटा,
ठीक है। इसमें आपने चिल्ड वाटर रखा, देखिए इसमें आइस भी ऐसे से पड़ी है, एकदम चिल्ड है। ठीक, क्या है? कोल्ड वाटर। ठीक है, ये आपका कोल्ड वाटर है। अब अगल बगल क्या होगा? एयर पार्टिकल्स होंगे। मान लेते हैं एयर पार्टिकल को मैं येलो कलर से दिखाता हूं। ठीक है, इन एयर पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ये आपके पास क्या है? एयर पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के पास कुछ मॉइस्चर होगा। बोलिए, क्या होगा? कुछ ना कुछ मॉइस्चर जरूर होगा। ठीक है, ये कह लो मॉइस्ट है एयर। अब क्या होगा? उनके पास मॉइस्चर यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के वेपर्स होंगे। क्लियर? अब वो वेपर्स क्या करेंगे? बोलिए, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे, वाटर के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, देखिए कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? वाटर ठंडा है बेटा, तो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो अपनी हीट एनर्जी को लूज कर देंगे। और लूज करेंगे, किसको लूज करेंगे? बोलिए, कोल्ड वाटर को लूज करेंगे। तो खुद कैसे हो जाएंगे? बोलिए, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ड्रॉपलेट बना लेंगे। क्लियर? एयर्स के पार्टिकल क्या करेंगे? बोलिए, हीट एनर्जी को लूज कर देंगे। किसको लूज करेंगे? बोलिए, टू दी कोल्ड वाटर। और हीट एनर्जी को लूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कंडेंसेशन होगा, लिक्विफेक्शन होगा, हाँ या ना? तो एयर से या कह लो गैस से लिक्विड बन जाएंगे, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। ग्लास को देखिए बेटा, जो पिक्चर बनी आपकी बुक स्क्रीन पे। ठीक है, पक्का? अच्छा, तो अब ध्यान से देखिए इस पे क्या कारण है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? वाई। इसका रीजन क्या होगा? तो उसका आंसर देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? देखिए, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास। ग्लास के कांटेक्ट में आने से क्या होगा? बोलिए, लूजेस इट हीट एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट्स। खत्म बात। अपनी एनर्जी को, हीट एनर्जी को लूज करेगा और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये लेक्चर इंजॉयबल रहा? आई होप आप बोर नहीं हुए। मैंने पूरी एनर्जेटी से आपको पढ़ाने की कोशिश की थी बच्चों। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है। वैसे ही लेक्चर बहुत लेंदी हो चुका है, 1 घंटे का। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और आएगा जिसमें एक्सरसाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा, इसके नोट ईमानदारी से बनाइएगा, विश्वासघात अपने टीचर से मत करिएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करिए और रिवाइज करके इस लेक्चर को और एक प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था एक्सरसाइज में मिलेंगे और मिलके सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।